नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस, यानी किस तरीके से आपको कितने शेयर आपको मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, उस प्रोसेस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी जो है कल ज़ोमैटो का आईपीओ आने वाला है, तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम अप्लाई करें नहीं करें, किस फील्ड में अप्लाई करें। तो अलॉटमेंट प्रोसेस समझने से पहले हमको इनका थोड़ा सा डिवीज़न हमको समझना पड़ेगा कि शेयर्स किस तरीके से जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। जब आईपीओ लाया जाता है तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी होती है रिटेल, जिसमें ज़्यादातर लोग इस फील्ड में पढ़ते हैं, हम और आप जो हैं वो रिटेल में आते हैं। दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो जो लोग रिटेल से ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। नॉर्मली रिटेल किसे माना जाता है? रिटेल माना जाता है जो 2 लाख से कम पैसा, 2 लाख या 2 लाख से कम पैसा अगर आईपीओ में लगाते हैं तो उसे हम रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं आईपीओ के हिसाब से। तो जो 2 लाख से कम पैसा लगा रहा है वो रिटेल है, और जो 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगा रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे और कोई लेट्स से एचयूएफ हो, तो उसे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मानते हैं। और तीसरा फील्ड होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो एक साथ लमसम पैसा लगाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। तो इन 3 में डिवीजन होता है हमेशा, और वो डिवीजन जो है वो सेबी ने डिसाइड किया हुआ है। आईपीओ में जितने शेयर्स भी अलॉट किए जा रहे हैं उसमें से 35% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, 15% जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल को दिए जाते हैं, और बाकी का 50% जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया जाता है। तो अगर आप रिटेल में आते हैं तो आपको वो 35% में से मिलेगा, लेकिन अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट आया है तो आप जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल NII जिन्हें बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप उसमें आ जाते हैं। तो वो 15% का जो स्लॉट है उसमें आपको शेयर इशू होते हैं। ये तो हो गए स्लॉट। तो आपको समझना है कि आप रिटेल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख से कम रखना पड़ेगा। NII में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना अमाउंट 2 लाख से ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये 3 स्लैब में आपका डिवीजन होता है, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है, थोड़ा कम रह जाता है, तो क्या होता है? अगर कोई भी आईपीओ 90% से कम सब्सक्राइब होता है तो आईपीओ कैंसिल हो जाता है, सबका पैसा सबको वापस दे दिया जाता है। लेकिन अगर 90% या उससे ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो जितने शेयर आपने जिस प्राइस में अप्लाई किए हैं वो आपको पूरा मिल जाता है। तो अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पॉइंट आता है कि अलॉटमेंट तब कैसे होगा जब सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब होता है। आपने सुना होगा कई बार सब्सक्रिप्शन जो है वो 50 टाइम्स मोर होता है रिटेल में, कभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 10 टाइम्स मोर होता है। तो अब जिस फील्ड में, यानी आप मान लीजिए आपने रिटेल में अप्लाई किया है तो कितना टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसमें आपको अलॉटमेंट कैसे होता है उसकी बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कंपनी ABC अपना आईपीओ ला रही है 1 करोड़ शेयर का, और उन्होंने लॉट साइज जो है वो 10 शेयर का रखा है। लॉट साइज क्या होता है? जब कंपनी आईपीओ निकालती है तो एक लॉट साइज बनाती है, आपको कम से कम 1 लॉट या लॉट साइज के नंबर्स में आपको शेयर्स खरीदने होते हैं। जैसे 1 शेयर, 2 शेयर, 9 शेयर, आप ये नहीं खरीद सकते, आपको लॉट साइज में खरीदना पड़ेगा, या तो 10 शेयर या 20 शेयर या 100 शेयर। तो लॉट के मल्टीपल्स में आप खरीदते हैं। तो मान लीजिए कंपनी 1 करोड़ शेयर्स लेके आई है 10 के लॉट में, तो यानी उनके पास अभी 10 लाख लॉट हैं। तो उस 1 करोड़ में से मान लीजिए आपने रिटेल इन्वेस्टर में अप्लाई किया है, जिसमें 35% शेयर आपको रिटेल में एलोकेट होते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ शेयर में से 35 लाख शेयर जो हैं वो रिटेल को अलॉट होने हैं। 35 लाख यानी 3.5 लाख लॉट आपको जो है वो अलॉट होने हैं। मान लीजिए कि रिटेल में काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और ये 35 लाख शेयर की बजाय लोगों ने 1,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दिया है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि शेयर सिर्फ 35 लाख हैं और लोगों ने अप्लाई किया है 1,40,000 शेयर्स में से, ठीक है। इतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है। अब उनमें से कैसे एलोकेशन होगा? तो सबसे पहली बात, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो कोई भी शेयर जो कि आपने कट ऑफ प्राइस या अपर लिमिट
आप अपना प्राइस भी दे सकते हैं, आप कट ऑफ प्राइस भी चूज कर सकते हैं और आप अपर लिमिट भी चूज कर सकते हैं। तो कोई भी प्राइस जो आपने कट ऑफ प्राइस या अपर लिमिट नहीं डाला है वो सब इमीडिएटली कैंसिल हो जाते हैं, उनको कोई एलोकेशन नहीं होगा। पहली बात तो मान लीजिए आपने लोअर लिमिट रखा है या कहीं बीच में कोई लिमिट रखा है तो वो एलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आपका जो कट ऑफ प्राइस जो है वो नॉर्मली आपकी अपर लिमिट पे रहेगा। तो अपर लिमिट या कट ऑफ प्राइस नहीं रखा है तो आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा, पहली बात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें से कितनी एप्लीकेशंस को शेयर एलोकेट होगा। तो वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो होता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर, जैसे हमारे केस में 35 लाख शेयर रिटेल को एलोकेट होने हैं और लॉट साइज 10 है, तो यानी 3.5 लाख एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, 3.5 लाख लॉट को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सिर्फ 3.5 लाख जो लॉट है वो डिसाइड कैसे होगा? तो वो होता है लॉटरी के सिस्टम से। जैसे मान लीजिए हमारे केस में, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 3.5 लाख लॉट के लिए एप्लीकेशन आया है और 14 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो अभी क्या है, ये 4 गुना यानी 4x ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो अभी इसमें से सिर्फ 25% लोगों को ही एलोकेशन होगा, बाकी 75% लोगों को एलोकेशन नहीं होगा। तो उनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। आपने कब एप्लीकेशन दिया है वो बेसिस नहीं होता है, आपने चाहे फर्स्ट डे को दिया हो, लास्ट डे को दिया हो, लास्ट मोमेंट पे दिया हो, वो नहीं, रैंडमली वो सेलेक्ट करते हैं और 25% लोगों को जो एलोकेशन होगा वो रैंडम बेसिस पे होगा, बाकी सबका एलोकेशन जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो कितने टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है आपके फील्ड में, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको जो है ये मिलता है, शेयर्स मिलते हैं। और ये सब जो है ये किस दिन होता है, ये मैं आपको यहाँ ज़ीरोधा की एप्लीकेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ ज़ीरोधा में, अगर आप हमारे यहाँ पे कंसोल में अगर आप जाएंगे तो ये मैं आपको यहाँ वेब पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसे आपकी ऐप में भी देख सकते हैं। तो इसमें आपके पोर्टफोलियो सेक्शन में आपका IPOs होता है। तो अब किसी भी IPO पे, जैसे अभी ये यहाँ पे 3 IPO दिख रहे हैं, अब किसी भी IPO पे यदि क्लिक करेंगे तो आपको उनके डिटेल दिखाई देते हैं। तो पहली जो 2 डेट हैं वो है ऑफर स्टार्ट और ऑफर एंड। ये वो डेट्स हैं जिसमें आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके 5 दिन बाद जो है वो एलोकेशन फाइनलाइज होता है, और अगर आपको एलोकेशन नहीं हुआ है तो आपका, अगर आपने अमाउंट किया है तो वो रिफंड हो जाता है, और अगर आपका लॉक इन हुआ है, जो अपन UPI के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जो आपके फंड्स लॉक हुए रहते हैं वो फंड आपके अनलॉक हो जाते हैं। उसके बाद 5 दिन में जो है वो आपके शेयर्स जो हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। और उसके बाद जिस दिन लिस्टिंग होती है, आपको यहाँ लिस्टिंग की डेट भी दिखाई देती है, तो जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन और या उस दिन के बाद आप कभी भी इन शेयर को आप सेल कर देते हैं। तो ये सारी जो डेट्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपको एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे मालूम पड़ता है? ये नॉर्मली आपको या तो आपको एक्सचेंज की साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, या जो IPO का रजिस्ट्रार है आप उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। नॉर्मली आजकल जो एलोकेशन होता है तो आपको एक ईमेल भी आ जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से कि आपको इतने इतने अमाउंट का, इतने इतने शेयर्स का एलोकेशन हुआ है। तो वहाँ से आपको पता लग जाता है एलोकेशन हुआ है नहीं हुआ है, और फिर आपको 1-2 दिन में आपके डीमेट अकाउंट में भी वो आ जाता है, और जब लिस्टिंग होती है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है IPO में शेयर एलोकेशन का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।